जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में। आज का जो वीडियो रहने वाला वो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड और कैसे हम इंडस्ट्री में एंट्री करें, कैसे हम कई नई जगह जॉब ज्वाइन करें, हमें कैसे काम शुरू करना है अपना ना, क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो कैसे काम करें। और मैं बात कर रहा हूँ बीकॉम के किए हुए लोगों की या फिर जो एमकॉम कर चुके हैं। तो आज बेसिकली आज की वीडियो में ना एक बच्चे की क्वेरी का मैं जवाब देने वाला हूँ। वो बच्चा मेरे पास आता है कि सर मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, किस दम पे? एकेडमिक नॉलेज के दम पे, कि सर मैंने अपनी नॉलेज के दम पे मुझे जॉब मिल गई है और मैं एज ए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव काम करूँगा। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो सर दिक्कत ये है कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसे शुरू करूं, कैसे काम करूंगा। तो मैं आज के वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो अकाउंट है वो सिर्फ 4 चीज़ों की होती है। कौन सी 4 चीज़ें हैं? इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी, राइट। इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग में। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को मतलब दिमाग में सेट कर लो कि अकाउंटिंग ना ऐसे नहीं कि 1000 फॉर्मूले हैं, अभी 2000 सम्स सॉल्व करने हैं, 2000 टेक्निक्स होंगे, नहीं। सिर्फ 4 चीज़ें अकाउंटिंग करने के लिए, वो है इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटी। इन्हीं 4 चीज़ों की अकाउंटिंग करते हैं। और इन 4 चीज़ों की अकाउंटिंग करने के लिए 2 ही चीज़ करनी पड़ती है हमें, या तो डेबिट करो या फिर क्रेडिट करो, है। इन 4 के अलावा कोई 5वीं चीज़ नहीं है। और इन चारों की अकाउंटिंग करने के लिए जो मेथड हमें यूज़ करना है वो डेबिट और क्रेडिट, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। कोई बंदा 5वीं चीज़ लेके आ जाए तो बताते हैं, उससे डिस्कस करते हैं, फिर समझेंगे भी कौन सी 5वीं चीज़ आ गई। और कोई डेबिट क्रेडिट के अलावा कोई तीसरी चीज़ लेके आ जाए तो हम उसके साथ भाई मज़ेदार डिस्कशन फिर हो सकती है हमारी। तो अभी के लिए इतना दिमाग में सेट करो कि भैया सिर्फ 4 चीज़ों की अकाउंटिंग करनी है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। और इन 4 चीज़ों की हमें डेबिट या क्रेडिट करना है, राइट। ओके सर, इतना समझ में आ गया। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है इनकम। किसी भी कंपनी में काम करने से पहले या काम करने कर भी रहे हो आप, तो जानो कि उस कंपनी का इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट होती है, राइट। तो इनकम, अगर वो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है तो सेल करके इनकम जनरेट करती है, राइट। या अगर वो कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में तो वो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करके इनकम जनरेट करती है। और क्या हो सकता है सर उसकी इनकम? तो देखो, बिजनेस इनकम तो यही है, और अदर इनकम भी हो सकती है उसकी, जैसे कि एफडी है कंपनी का, फिक्स डिपॉजिट है। तो एक सेकंड, क्या हो गया ये? तो जैसे एफडी है तो एफडी पे इंटरेस्ट हो गया। मतलब मेजरली मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी कंपनी में उसकी सेल वही तो इनकम है। मैं तो अभी सिर्फ इनकम की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो इनकम क्या है? उसकी सेल। सेल उसकी 10 टाइप की हो सकती है। डोमेस्टिक सेल 5% वाली, जीएसटी का रेट अगर 5% है। डोमेस्टिक सेल 12% वाली, है ना। एक्सपोर्ट सेल हो सकती है। मतलब सेल के तरीके बदल जाएंगे, लेकिन है तो सेल ही। दूसरा, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस के तरीके हो सकते हैं अलग अलग, कि भाई अगर कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है तो कंसल्टेंसी सर्विस का इनवॉइस दे देगा अपने कस्टमर को, भैया मैंने तुम्हें कंसल्टेंसी दी है, अब मुझे पैसे दे दो, यही तो मेरी रेवेन्यू है, यही तो मेरी इनकम है। तो इनकम को ही क्या बोलते हैं? इनकम पार्ट को ही क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और इसी को टर्नओवर भी बोला जाता है, ठीक है। मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हो, कोई आपसे पूछता है भाई उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, तो वो आपसे ना सेल जानना चाहता है, वो आपसे उसकी रेवेन्यू जानना चाहता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई हाँ 100 करोड़ है, 200 करोड़ है। कोई टर्नओवर क्यों पूछ रहा है? वो ये जानना चाहते हैं कितनी एक्टिविटी होती है इस कंपनी में, ठीक है। तो ये हो गया सेल पार्ट। तो मैंने सर सेल समझ लिया। अब बात करते हैं, इनकम तो हो गया।
अब बात करते हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस कैसे होगा सर? उसका मेजर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो मटेरियल परचेज करते होंगे, है ना, तो ये परचेज का खर्चा हो गया। ओके ठीक है। और क्या हो सकता है सर? सैलरी देते होंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग है तो वेजेस देते होंगे, मेजर खर्चा है ना। गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो सकता है, ये सब खर्चा है। और भी बहुत खर्चे हो सकते हैं, जैसे रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, वाटर बिल, है ना, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो एक्सपेंस समझ लिया, इनकम नेचर जान लिया कि कैसे ये कंपनी इनकम कर रही है और ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, एक्सपेंस समझ लिया। जब आप इनकम और एक्सपेंस समझ लोगे तो एसेट का समझने में क्या देरी है। एसेट में ये पता लग जाएगा कि भाई इस कंपनी के फिक्स एसेट कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं और क्या क्या है। फिक्स एसेट में क्या आ जाते हैं, क्या होती है फिक्स एसेट? भाई फिक्स एसेट में आपकी प्लांट एंड मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, है ना, कोई लैंड है तो वो आ गई, इन्वेस्टमेंट हो सकती है 1 साल से ज़्यादा वाली। और अगर मैं करंट एसेट की बात करूं तो स्टॉक आएगा, है ना, सन्ड्री डेटर आएगा, कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, तो ये सारे करंट एसेट हो गए। ठीक है सर। अब बात आती है लायबिलिटी की। लायबिलिटी में भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो सकती है कि भाई ऐसा लोन है जो 10 साल में चुकाना है, 5 साल में चुकाना है। और या फिर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स हो गए हमारे कि कितने क्रेडिटर्स हैं, है ना। और भाई और किसी से छोटा मोटा कर्जा ले रखा है जो 1 साल से अंदर अंदर लोन जो लेस देन 1 ईयर में करना है, यही हो गया, ये लायबिलिटी है। अब आपने किसी कंपनी का ये समझ लिया कि इनकम ऐसे जनरेट करते हैं, एक्सपेंस ऐसे जनरेट करते हैं, एसेट इनकी ये है और लायबिलिटी इनकी ये है, तो फिर क्या रह गया है? तो सर अब इसकी अकाउंटिंग भी तो समझाओ। ओके, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। इनकम, ठीक है। अब इनकम में सेल आ जाती है सबसे बड़ी बात कि भाई सेल कैसे करें, सेल की एंट्री कैसे होगी। तो सेल की एंट्री क्या होती है, अगर मैं सिंपल बताऊं अभी ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। देखो सेल तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, उसके पीछे लॉजिक भी है क्या, कि सेल क्या है, हमारी इनकम है ना। और अगर आपको गोल्डन रूल याद हो तो उसमें जो नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट, वो क्या कहता है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला भी याद है ना, और आपको ये पता है कि भाई सेल तो इनकम ही होती है, सेल तो रेवेन्यू ही है, तो अपने आप ही आप क्या कर दोगे, सेल को आप क्रेडिट कर दोगे। तो सर डेबिट किसे करेंगे, आप जिसको बेच रहे हो वो हमारा डेटर्स है, ठीक है। डेटर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, बीसीडी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, एच लिमिटेड, एफ लिमिटेड, जो भी है। डेटर्स कौन से होते हैं, जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जानना चाहते हो कि उनके कितने कस्टमर्स हैं, तो आप सेल के लेजर में जाके नहीं देखोगे, आप सीधे बैलेंस शीट में जाओ, करंट एसेट में जाओ, करंट एसेट में सन्ड्री डेटर में जाके देख लो कि हाँ भाई इनके तो 10 कस्टमर हैं, इनके 15 कस्टमर हैं, राइट। अब सेल की एंट्री हमने तो देख ली कि सर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल है, लेकिन जीएसटी कहाँ चला गया, जीएसटी भी तो है, यस। तो अब हम इसी एंट्री में थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, देखो हम जब इनवॉइस बनाएंगे डेटर्स को बोलेंगे देख भाई तेरे से तो मुझे चाहिए 120 रुपये, 100 रुपये का तुझे मैंने माल बेचा है, सेल किया है, और टू जीएसटी पेबल। जीएसटी अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट है, तो आईजीएसटी। तो अभी मैं सिर्फ कॉमन लिख रहा हूँ, जीएसटी पेबल आ जाएगा 20 रुपये। राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ मैं, फिगर परसेंटेज और बाद में कंप्यूट कर लेंगे। तो एंट्री आपकी चेंज हो गई, आपने पहले किया डेटर्स टू सेल, लेकिन अब मॉडिफाइड एंट्री हो गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आईजीएसटी पेबल अकाउंट। ओके, तो एंट्री हमारी थोड़ी सी और मॉडिफाई हो गई।
और अगर मॉडिफाई करें हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पे जो सेल करते हैं वो तो एग्जेम्प्ट है, सॉरी मतलब वो 0% रेट है, तो उस पर तो जीएसटी आएगा नहीं। लेकिन उनको क्या होता है ना, एक्सपोर्टर्स को रिफंड चाहिए होता है। रिफंड किसका? जो उन्होंने जीएसटी पे कर दिया है परचेज पे। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है एक्सपोर्ट पे 0% है, लेकिन हम उसको ना नॉर्मल टैक्स की तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेंगे, और उस पर ना हम जीएसटी कंप्यूट करके जीएसटी की पेमेंट कर देंगे अपने इनपुट से, और फिर वो जो इनपुट है वो जीएसटी की रिफंड कर लेंगे हम, उस तरीके से जीएसटी रिफंड ले लेंगे। मतलब रिफंड के दो प्रोसेस हैं। तो उस केस में एंट्री कैसे होती है, तो उसमें एंट्री थोड़ी और मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन लॉजिक कभी चेंज नहीं हो रहा है। डेटर तो अब भी डेबिट ही है, सेल तो अब भी क्रेडिट ही है। तो वो आप ध्यान से देखो एक बार, डेटर्स को डेबिट कर देंगे 100 रुपये से, सेल को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से। सर तो जीएसटी का पार्ट कहाँ चला गया? भाई आप अपने फॉरेन कस्टमर से, एक्सपोर्ट तो आप किसी विदेश की कोई कर रहे होगे ना, तो आप उससे तो ये नहीं बोल सकते 20 रुपये जीएसटी का भाई तू दे दे। वो बोलेगा मैं क्या जानता हूँ यार तेरे जीएसटी, तू अपने देश में है, मैं तो नहीं करता, मैं क्यों दूंगा तुझे जीएसटी। अरे यार तुम बोलोगे यार मुझे वो जीएसटी रिफंड भी तो चाहिए। अरे तो रिफंड चाहिए सरकार से लेना भाई, मेरे से क्यों ले रहा है? मैंने क्या गुनाह कर दिया कि तुझे बिजनेस का काम, अपना बिजनेस देके तेरे से काम क्यों खरीदूंगा मैं, मतलब तेरे से माल क्यों खरीदूं? यार ये बात तो लॉजिक है। मतलब तुम्हें 20 रुपये रिफंड चाहिए ना, तो तुम यहाँ क्या करोगे, IGST पेबल अकाउंट, कितना मान लेते हैं 20 रुपये। तो अब ये 20 रुपये कस्टमर में ऐड नहीं करना, डेटर्स को 120 रुपये नहीं करोगे, डेटर से तो 100 ही मिलने हैं, क्योंकि डेटर बोलेगा तूने माल मुझे 100 का ही बेचा है। तो ये जो 20 रुपये का IGST पेबल है जो तुम पे करोगे, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, वो एक्चुअली तुम यहाँ पे IGST तुम्हें रिफंड भी मिलेगा, IGST रिसीवेबल को भी यहाँ पे डेबिट कर दोगे 20 रुपये से। ये मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ लाइबिलिटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, लाइबल नहीं है जीएसटी सेल पे, लेकिन जीएसटी हम पे करेंगे, वो पेमेंट करेंगे अपने इनपुट से, अपनी जेब से नहीं करेंगे, अपने इनपुट से, और फिर उस इनपुट का रिफंड क्लेम कर लेंगे गवर्नमेंट से। तो ये एंट्री होगी, राइट। लेकिन सर एक्सपोर्ट सेल में इंसेंटिव भी तो मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक, ROSCTL, तो फिर तो एंट्री और मॉडिफाई हो जाएगी। बिल्कुल एंट्री लॉजिक वही है। अब एंट्री देखो क्या होने वाली है, डेटर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये से, ठीक है, टू सेल 100 रुपये से। सेल तो आपने उसको 100 रुपये ही किया है, डेटर्स आपको देने वाला भी 100 रुपये है। अब IGST पेबल आप मान लेते हैं 20 रुपये, तो अब ऊपर आएगा IGST रिसीवेबल, क्योंकि सरकार से आपको ये पैसा चाहिए ना, तो 20 रुपये यहाँ से। फिर आपकी एक इनकम और होती है इंसेंटिव, DBK अकाउंट, क्रेडिट कर दो, ड्यूटी ड्रॉबैक मान लेते हैं 5 रुपये। तो ये भी आपको किससे चाहिए, सरकार से चाहिए, कस्टमर तो नहीं देने वाला, तो आप DBK रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो 5 रुपये। फिर और क्या चाहिए, ROSCTL, आपकी इनकम हो गई ना, तो इनकम तो क्रेडिट ही होगा, तो ROSCTL अकाउंट क्रेडिट कर दो 5 रुपये से। फिर ऊपर क्या कर दो, ROSCTL रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दो 5 रुपये से। तो देखो 20 5 5 ये 20 5 5 आपने लाइबिलिटी क्रिएट की, मतलब या फिर इनकम कर लिया, IGST पेबल की लाइबिलिटी हो गई, लेकिन सरकार से मांग लिया तो भैया हम अपने इनपुट से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें रिफंड कर देना। ड्यूटी ड्रॉबैक को आपने इनकम कर लिया इसलिए क्रेडिट हो गया, ROSCTL को इनकम मान लिया क्रेडिट हो गया, और ऊपर आपने दिखा दिया कि ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल है मेरा, सरकार से मुझे मिल जाएगा, ROSCTL रिसीवेबल है मेरा, सरकार से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो रिसीवेबल आप कर रहे हो ना, ये रिसीवेबल आपके लिए क्या है, करेंट असेट। क्या है ये रिसीवेबल, करंट एसेट। तो आप इतना समझ लो, दो टर्म्स हैं अकाउंटिंग में, एक है रिसीवेबल और एक है पेबल, ठीक है। तो पेबल हमेशा करंट लायबिलिटी है और रिसीवेबल क्या है आपके लिए, करंट असेट है, असेट है। अब इसी में ना मैं अगर AR बोल दूं और AP बोल दूं तो एक प्रॉपर तरीके से जॉब प्रोफाइल है इंडस्ट्री में कि क्या तुम AR का काम जानते हो, क्या तुम AP का काम जानते हो। तो सर ये AR AP क्या है, कुछ नहीं है,
नया कुछ नहीं है। AR की फुल फॉर्म देखो क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कि भाई मुझे पैसा किस किस से मिलने वाला है, अगर तू वो मैनेज कर सकता है, मुझे वो पैसे दिला सकता है, उसकी अकाउंटिंग कर सकता है, तो तू AR मैनेजर है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर है। और एक है AP, अकाउंट्स पेबल। क्या है? अकाउंट्स पेबल, मतलब मुझे देना किस किस को है, तो उसको टाइम से दे सकता है, सही पैसे दे सकता है, सही कंप्यूटेशन कर सकता है, मैनेज कर सकता है उनकी पेमेंट्स, हैंडल कर सकता है उन लोगों को। अगर तू कर सकता है ना तो तू AP मैनेजर बन जा, ठीक है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। अब AP मैनेजर कोई बंदा बन गया या AR मैनेजर कोई बंदा बन गया तो उसको पूरी टीम दी जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर क्या करेगा, पैसा कहाँ से लाना है, कब लाना है, कितना लाना है, सही लाना है, कैसे फॉलोअप करेंगे, तो उस बंदे को टीम चाहिए। एक उसकी टीम में कोई बंदा होगा जो सेल सही से बुक करेगा। अब मान लो रिसीवेबल कौन होंगे, जैसे पैसा लेना है, और पैसा कैसे लेना है, अपने कस्टमर से लेना है, और कस्टमर के अकाउंट में आप कैसे पैसे चढ़ाओगे, सेल की एंट्री कर करके। अगर सेल ही गलत चढ़ा दी तो रिसीवेबल गलत हो जाएगा ना, तो उसको एक बंदा मिल जाएगा, भाई तू सेल की एंट्री करके दे। तो एक इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग करने पे करियर में एक आपको ये काम दिया जा सकता है, भाई सेल की एंट्री कर। अब सेल की एंट्री करने आप बैठे हो तो आपको यही नहीं पता कि सेल डेबिट होगा सेल क्रेडिट होगा, तो फिर किस बात की पढ़ाई करके आए हो भाई, है ना। तो इतना तो माइंड में क्लियर होना ही चाहिए यार, सेल रेवेन्यू है, सेल इनकम है, तो हमेशा वो क्रेडिट ही होगा। अगर कोई बंदा एंट्री पूछे सेल की और आप बोल दो सेल अकाउंट डेबिट, तो भैया कहानी वहीं खत्म होगी, फिर तो तुम अपने घर जाओ, अपना बस्ता उठाओ और घर निकलो, क्योंकि आपने सेल को डेबिट कर दिया। अब उसके आगे चाहे कितने भी अच्छे जवाब दे दो, वो मैटर नहीं करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इसलिए आपके दिमाग में ना बिल्कुल एक सेट होना चाहिए, जैसे 2 और 2 4 होता है। बचपन से ये चीज़ को हम करते आए तो सेट हो गया, 2 और 2 कभी हम 5 बोलेंगे ही नहीं। तो यार अकाउंटिंग में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप गलत नहीं बोल सकते। अब सेल की एंट्री में सेल को अगर डेबिट कर दिया तो सामने वाला सोचेंगे भाई इसने 3 साल किया क्या है, 5 साल क्या किया है, इसने BCom M.Com क्या किया है, ठीक है। बेशक से सेल करना आपको आगे सिखा देंगे वो लोग, लेकिन जब वो पूछेंगे तो आप बताओ तो सही यार, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर और मॉडिफाई करके बताओ सर, अगर GST की एप्लीकेबिलिटी हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू GST पेबल। और सर अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, और जो IGST पेबल को मैं क्रिएट करूंगा उतने से IGST रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, DBK को मैं क्रिएट करूंगा उतने से DBK रिसीवेबल हो जाएगा, ROSCTL को क्रिएट कर दूँ उतने से RCL रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट अभी एक्सप्लेन किया, वो है हाउ टू रिकॉर्ड आवर सेल्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। तो सेल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे सेल की एंट्रीज हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया है। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता तो चले यार कि मैं कहाँ, मेरी कमी कहाँ है, मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ आपको अपनी बात। तो इसलिए प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेल से आगे बढ़ते हैं। हमने इनकम देख लिया सर, इनकम की एंट्री कैसे करनी है वो भी समझ लिया। अच्छा चलो इसी में हम एक और देख लेते हैं। अभी तो मैंने जो भी बताया है सेल ऑफ गुड्स बताया है ना, एक और भी तो है सेल ऑफ सर्विस। तो सर ये सेल ऑफ सर्विस सर्विस इंडस्ट्री में यूज होता है कैसे? कोई बंदा कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस वो HR की दे सकता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की। भाई अच्छा किसी कंपनी में 10 बंदों की ज़रूरत है, रिक्रूटमेंट करा देगा। भाई HR कंसल्टेंसी वालों का काम यही होता है, उस कंपनी में 10 बंदे चाहिए, तो वो बंदे फाइंड आउट करते हैं, उनको 10 बंदे दे देते हैं, और उस 10 बंदों की उनकी सैलरी का कुछ परसेंटेज बोलते हैं कि भैया देखो उनको तुम जो भी सैलरी दोगे उसका मुझे 1 महीने की सैलरी मुझे दे देना, या फिर 10 दिन की सैलरी या 10% मुझे चाहिए। वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पता चलेगा कि इनके क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं उस कंपनी के साथ। अब मान लो कि आप एक कंसल्टेंसी सर्विस को ज्वाइन करने जा रहे हो, तो कंसल्टेंसी सर्विस को पैसा चाहिए, उसकी सेल ऑफ सर्विस हुई है ना, उसको बुक करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट्स देखने होंगे कि भाई उसका ABC लिमिटेड के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा उसका ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि भाई ABC लिमिटेड में अगर वो 10 बंदे भेज रहा है, कंसल्टेंसी वाले 10 बंदों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं ना कि भाई उन 10 बंदों की जो 1 महीने की सैलरी होगी वो हमारी इनकम होगी। वो उस कंपनी से चार्ज करेंगे, कैंडिडेट से नहीं, कंपनी से चार्ज कर लेंगे। हो सकता है कई केस में कैंडिडेट से भी चार्ज करें, वो एक मतलब कंडीशनल है। आप अकाउंटिंग में ना रट के नहीं जा सकते, रट तो बस इतना सकते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और टू GST पेबल, बस इतना ही रट सकते हो ज़्यादा अगर रटना भी चाहो तो। बट
जब आप काम करोगे तो उसको समझना पड़ेगा यार कैसे सेल रिकॉर्ड करूँ, इनके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के सेल में तो भैया आपको इन्वॉइस बन गया, तो इन्वॉइस पे देख लिया भाई, हाँ चलो एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे सर्विस है, सर्विस इंडस्ट्री में सबके साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको इन्वॉइस बनाना होगा, उस इन्वॉइस की एंट्री करनी होगी, राइट। तो मान लेते हैं कि भाई ABC लिमिटेड के साथ इस कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं तुझे 10 बंदे दूंगा और 10 बंदे की जो भी सैलरी होगी 1 महीने की, वो तुम्हारी इनकम है, वो मेरी इनकम है, मतलब तो भाई ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बुक करेंगे, तो यहाँ पे सेल तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे डेटर्स तो यहाँ भी वही होंगे, भाई पैसा लेना है ना उस बंदे से, डेटर्स तो मतलब वही है जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, रिसीवेबल वही है मेरा। टू सेल ऑफ सर्विस की जगह हम हो सकता है उसका ये लिख दें कंसल्टेंसी सर्विस इनकम, कुछ भी नाम दे सकते हैं वो। टू कमीशन इनकम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टू सर्विस इनकम भी लिख सकते हैं। नेचर नहीं बदल रहा है, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यार कि भाई सेल ऑफ सर्विस हो, सेल ऑफ गुड्स हो, मैं तो इसको क्रेडिट ही करूंगा, डेबिट तो कभी कर ही नहीं सकता। और हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट यही कहता है कि भाई आप इनकम को क्रेडिट करो, ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स शुड बी क्रेडिट, है ना। तो ये क्रेडिट हो गया। आई थिंक अब मेरे ख्याल से सेल क्लियर है। GST का पॉइंट यहाँ भी वही रहेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ सर्विस टू IGST पेबल और GST पेबल, राइट। अगर ये एक्सपोर्ट है तो सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, नेचर वही रहने वाला है, गुड्स की जगह बस सर्विस आ जाएगा। अभी भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ लेना। तो ये मैंने छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन किया सेल, ठीक है ना, कि सेल को कैसे रिकॉर्ड करें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक्सपेंस पार्ट का। मैं चारों जो इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी है, मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने करियर की शुरुआत कर पाएँ, आप किसी चीज़ को समझ पाएँ, कैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझा जाता है वो सब आपको पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंस पार्ट को समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों।